विच वन इज नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेटा चार ऑप्शन आपके सामने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अब देखो इन चारों ऑप्शन में से जो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड सी ऑप्शन है वो तीनों तो एक्चुअली क्या है बेटा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तीनों क्या है बेटा, एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसका आंसर डी हो गया। सेकंड क्वेश्चन, कैन वी क्रिएट अ पीपीसी इन द वन कॉमोडिटी। ये बोलना चाहता है सिर्फ एक ही कॉमोडिटी आपके पास, वो एक कॉमोडिटी मे बी वीट है, मे बी मेज है, मे बी बाजरा है, तो क्या अपन उस एक कॉमोडिटी के पीपीसी कर्व बना सकते हैं। तो बेटा पीपीसी कर्व के लिए हमको दो कॉमोडिटी चाहिए। क्यों चाहिए दो कॉमोडिटी, क्योंकि पीपीसी का मतलब क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, दो कॉमोडिटी होगी तभी हम पता लगा पाएंगे कि किस कॉमोडिटी का प्रोडक्शन से कितना इंपैक्ट आएगा, या कर्व, रोटेशन, शिफ्टिंग, वो सारी चीजें पता चल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल दिया गया है। इफ देयर हैज बीन इंक्रीज इन द टेक्नोलॉजी फॉर व्हीट अमंग द व्हीट एंड द पोटैटो, मतलब बिटवीन द व्हीट एंड पोटैटो। अभी आपके पास ये बोलना चाहता है कि दो कॉमोडिटी हैं, उसमें से अगर एक कॉमोडिटी की टेक्नोलॉजी, मतलब व्हीट की टेक्नोलॉजी क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए, क्या हो जाए, व्हीट की टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, तो बताइए पीपीसी कर्व के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा। तो आप ध्यान से देखिए पीपीसी कर्व के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, पीपीसी कर्व रोटेट होगा, और साथ साथ क्वेश्चन ने ये बोला है इंक्रीज है टेक्नोलॉजी के अंदर। इंक्रीज है तो मतलब क्या होगा, रोटेशन हमेशा किस साइड होता है बेटा, बढ़ने वाली तरफ होगा, मतलब इंक्रीज होगा पीपीसी कर्व भी। तो पीपीसी कर्व का क्या होगा बेटा, इसमें रोटेशन सही आंसर होगा, इसका इज अ रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व, ठीक है। और रोटेशन जब बढ़ते आए कोई भी चीज, तो रोटेशन किस साइड होता है, वो अपवर्ड साइड होता है रोटेशन, ठीक है। रोटेशन ऊपर की तरफ चला जाता है, उसको बोलते हैं पीपीसी कर्व का रोटेशन होना। आपका सेकंड ऑप्शन है, उसका आंसर नो था, वो मैं लिखना रह गया। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, मिस्टर ए इज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड एट द जॉब ऑफ 15,000, मतलब प्रेजेंटली मिस्टर ए है, वो काम कर रहे हैं बेटा 15,000 रुपये में, एंड इट्स गेट ऑफर ऑफ 18,000, और उसको 18,000 रुपये की नौकरी मिलती है। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए बेटा, अगर आपके पास कोई भी, आपके पास एक रिसोर्स है जिसको आप यूज कर रहे हो, और उससे आपको जो यील्ड मिल रहा है, जो प्रॉफिट मिल रहा है, वो है 15,000, और सेकंड आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है 18,000, मतलब अभी आप 15,000 कमा रहे हो, उसके बाद आपको 18,000 का अगर मौका मिलेगा, तो बट ऑब्वियस आप 18,000 का मौका क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे, ओके बोलोगे उसको। लेकिन 18,000 की नौकरी करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, 15,000 की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा बेटा, 15,000 की नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब फॉर अर्निंग 18,000 यू हैव टू लीव 15,000। तो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी 15,000 रुपीज। समझ में आई चीज बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ द राइस प्रोड्यूस इन द लैंड ऑन विच ही कैन ऑल्सो प्रोड्यूस 80 टन्स ऑफ व्हीट। ये देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांस होता है। ये बोल रहे हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ राइस, 100 किलो राइस अभी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी जमीन के ऊपर, उसी जमीन के ऊपर, सेम लैंड के ऊपर लिखा है ना, विच कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, सेम जमीन के ऊपर क्या बना जा सकता है, आपको 80 टन व्हीट बनाया जा सकता है। मतलब एक ही जमीन को हम दो पर्पज में काम में ले सकते हैं, आइदर 100 kg और 80 टन। तो बेटा अगर 100 kg के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना पड़ गया, 80 टन छोड़ना पड़ गया। तो बोले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ राइस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ राइस, मतलब 100 kg राइस के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, 80 टन जो व्हीट बना रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 80 टन ऑफ आपका व्हीट हो जाएगा। समझ में आ गई चीज, क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन है शेप ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। आपको क्या करना है बेटा, मैच द फॉलोइंग करना है। पहला है कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, लेफ्ट साइड में टी यूज द मैक्सिमम, टी यूज स्टार्ट्स फॉलोइंग, जेके है सल्फर। इसमें 4 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन बन गया है, मतलब आपको मैच द फॉलोइंग के लिए ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। ये है कार्डिनल अप्रोच। बेटा इसमें कार्डिनल अप्रोच का एकदम सही आंसर क्या हो सकता है, कार्डिनल अप्रोच, किससे कार्डिनल अप्रोच सेट हो सकती है। तो देख सकते हो आप कार्डिनल अप्रोच जो है उसके लिए उसका किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। तो देखिए मैं एक जैसे कलर कर देता हूं, उसमें जो कार्डिनल अप्रोच है उसका एक्चुअली क्या है बेटा, अल्फ्रेड मार्शल है, ठीक है। और उसका जो सेकंड है हमारा ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था बेटा, जेके हिक्स ने दिया था। तो इसका हो गया ए का बी और बी का ए। फिर टी यूज द मैक्सिमम, आप अगर ढंग से देखते हो ना जब टी यू और इनको, तो आप एक चीज नोटिस करना, टी यू एम यू जो होती है, एम यू क्या होती है बेटा, मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी किसको बोलते हैं, यूटिलिटी ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्शन, मतलब जैसे नेक्स्ट प्रोड्यूस, जैसे कि हमारे पास अभी हम मान लीजिए एक रोटी खाते हैं तो हमको यूटिलिटी मिलती है 10 की। जब बेटा आपसे सेकंड रोटी खाई तो उसके अंदर टोटल यूटिलिटी होगी आपकी 18, मतलब अभी हमारी एमयू क्या होगी, 8 होगी। एमयू का मतलब क्या होता है, मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी ऑफ द नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगले प्रोडक्ट की क्या यूटिलिटी आ रही है, अगले प्रोडक्ट से क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी। क्या होता है बेटा, सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी, सेटिस्फेक्शन
डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन। जो कंजम्पशन है उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। और एमयू किसको बोलते हैं बेटा? एमयू बोलते हैं जो नेक्स्ट होता है सेकंड, मतलब एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूनिट, जो एडिशनल यूनिट होता है उससे जब सेटिस्फेक्शन मिलता है, उससे यूटिलिटी मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमयू बोलते हैं। समझ में आ गई चीज? तो टीयू टॉप पे कब होता है? टीयू कब टॉप पे बढ़ेगा? एमयू के लिए लॉ ऑफ डीएमयू आप जब पढ़ते हो तो लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है एज सून एज, जैसे जैसे हम कंज्यूम करते हैं किसी कमोडिटी को तो उससे मिलने वाला अगला यूनिट की जो कमोडिटी सेटिस्फेक्शन है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है, एक टाइम आके जीरो हो जाता है और फाइनली आके नेगेटिव हो जाता है। तो जब एमयू जीरो होता है, मतलब जीरो का मतलब क्या है? अब नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो टीयू क्या हो जाएगी? फॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो टीयू मैक्सिमम कब होती है बेटा? टीयू मैक्सिमम होती है आपकी जब आपका एमयू क्या होता है? जीरो होता है और टीयू स्टार्ट फॉलिंग। तो जो बचा है लास्ट वाला ऑप्शन, टीयू फॉल होना कब हो जाती है? जब एमयू बेटा नेगेटिव हो जाता है। समझ में आ गई चीज आपको? तो आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। तो विच इज द रिलेटेड टू लॉ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, विच इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू का मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी जैसा अभी मैंने आपको बताया, एज सून एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम नेक्स्ट कमोडिटी एडिशनल यूटिलिटी। एमयू क्या होता है? डाउन होता है, डाउन होने के बाद जीरो पे पहुंचता है और जीरो के बाद क्या होता है बेटा? नेगेटिव हो जाता है। लेकिन उसकी कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन क्या है? पहला है उसमें जो कमोडिटी कंज्यूम करो एक जैसी होनी चाहिए। सेकंड, आपका कंजम्पशन क्या होना चाहिए बेटा? लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका कंजम्पशन कंटिन्यूस नहीं है तो कभी भी आपका लॉ ऑफ डीएमयू लगेगा। तीसरा है बोथ ऑफ दीज, मतलब ए और बी दोनों। चौथा है चॉइस ऑफ गुड। चॉइस ऑफ गुड नाम की कोई भी लॉ ऑफ डीएमयू चीज नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, समझ में आ गई चीज? क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एमयू इज इक्वल्स टू टीयू अपॉन यूनिट्स। ये क्या? टीयू के अंदर यूनिट्स का अगर डिवाइड करते हैं तो एमयू मिलता है। बेटा टीयू के अंदर अगर आप यूनिट्स का डिवाइड करोगे तो एमयू नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? एवरेज मिलेगा। आपने स्टैट्स भी पढ़ रखी है, स्टैट्स में क्या होता है? सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल ऑफ नंबर। तो टीयू क्या हो गया? टोटल सम, सम ऑफ यूटिलिटी, उसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। अगर टोटल के अंदर मैं यूनिट्स का डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? एवरेज मिलेगा, ना कि एमयू मिलेगा। एमयू का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एमयू का फॉर्मूला होता है टीयू ऑफ एन, टीयू ऑफ एन is equals to, sorry, mu of n is equals to tu of n minus tu of n minus 1। ये क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाहता है जैसे आप 10वें यूनिट की को निकाल रहे हो, कमोडिटी आपको निकालना है एमयू, तो 10वें के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 10th की टीयू माइनस आपको क्या करना पड़ेगा? 9th की टीयू। जब भी तो देखो पता चल गया ना कि भैया कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। तो 10th की टीयू माइनस 9th की टीयू जब हम करते हैं तो हमको क्या मिल जाती है? 10th की एमयू मिल जाती है। क्या मिल जाती है? 10th की एमयू मिल जाती है। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसमें? इसमें सिंपल सा फॉर्मूला हो गया बेटा टीयू ऑफ एन माइनस टीयू ऑफ एन माइनस 1। ये फॉर्मूला भी एग्जाम के अंदर आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको फॉर्मूला भी आना चाहिए। फॉर्मूला नहीं आता है तो भी आपके रॉन्ग है, गलत बात है, मतलब नहीं आता तो। विद द इंक्रीज इन द कंजम्पशन फ्रॉम 150 टू 180, व्हाट इज द एमयू? एमयू मैंने जब आपको बताया जो इंक्रीज होता है, एडिशनल होता है, उसको क्या बोलते हैं? एमयू। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो 150 से कहां पे पहुंच गया? 180। तो एमयू क्या हो गया? 180 माइनस 150 क्या हो गया? 180 माइनस 150 और कितना हो गया बेटा? वो 30 हो गया। अगला है बजट लाइन। देखिए दो चीजें होती है। बजट लाइन कौन से चैप्टर में आता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कौन से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेटा? ऑर्डिनल अप्रोच में, कार्डिनल अप्रोच में। ये आता है ऑर्डिनल में से, क्यों? कार्डिनल तो काउंटेबल है, ऑर्डिनल क्या? नॉन काउंटेबल है। तो वहां पे हमारा जो इक्विलिब्रियम कंसेप्ट होता है वहां पे हमको बस काउंटिंग तो है नहीं, तो हम कैसे लेते हैं? बजट और यूटिलिटी दोनों। बजट और यूटिलिटी जहां पे क्या आ जाएगी? इक्वल आ जाएगी, इंटरसेक्ट करेगी, वो क्या हो जाएगा? हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा इन डिफरेंस कर्व के केस में। तो बजट लाइन इंडिकेट्स, बजट लाइन क्या बताती है? बजट का मतलब क्या? पैसा। तो बजट लाइन क्या बताती है? किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी कंपोनेंट के इनकम रेशियो के बारे में क्या बात करती है? बजट लाइन बात करती है। तो जो इनकम प्राइस रेशियो होता है उसके बारे में बात करती है, सॉरी इनकम रेशियो के बारे में बात नहीं करती है। इनकम रेशियो के बारे में तो कौन बात करता है? इनकम रेशियो के बारे में बजट लाइन कभी भी बात नहीं करती है। बजट लाइन आपको क्या बताएगी कि जो प्राइस है, जैसे प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई अपन करते हैं, अगर आपने कभी ढंग से पढ़ा है तो आप क्या करोगे? बजट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? प्राइस रेशियो। अगला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेशन। सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट का सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हो आप। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ पीपीसी, सेकंड ऑप्शन है स्लोप ऑफ आईसी, थर्ड है स्लोप ऑफ बजट लाइन और लास्ट ऑप्शन आपका स्लोप ऑफ इनकम लाइन। तो सही आंसर क्या है बेटा इसका? इसका सही आंसर है आपका स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व। जो आईसी का जो स्लोप होता है वो कौन बताता है? आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है। ये क्या बोलना चाहता है? जब एक यूनिट को जब कंज्यूम करते हो उससे सेकंड यूनिट जो इंपैक्ट आता है उसका होता है लॉ ऑफ, ये अपने स्लोप ऑफ आईसी बताता है। स्लोप ऑफ आईसी क्या बताता है? आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है।
अगला हायर द आईसी, हायर द, जितना ज्यादा आईसी होगा, आईसी बढ़ता जाएगा तो उससे क्या होगा, आपका सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता जाएगा या बंडल ऑफ गुड्स भी बढ़ता जाएगा। तो इसके दोनों ही बातें एकदम सही बात है कि बंडल ऑफ गुड्स भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सेटिस्फेक्शन भी क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है। क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है कि 2 समोसे प्लस 2 मिर्ची बड़े से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और 3 मिर्ची बड़े और 3 समोसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल हो सकता है क्या? कभी भी नहीं हो सकता। हमेशा ही 3 समोसा 3 मिर्ची बड़े आपको क्या देगा, ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा इन कंपेयर टू 2 मिर्ची बड़े और 2 समोसे। तो हायर द आईसी, हायर द सेटिस्फेक्शन हो सकता है, या बंडल ऑफ गुड्स भी हो सकता है। तो क्योंकि ज्यादा गुड्स होंगे तो सेटिस्फेक्शन भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो बंडल ऑफ गुड्स और सेटिस्फेक्शन दोनों इसकी एकदम सही आंसर है, डिपेंड अपॉन ऑप्शन है। ऐसा मत सोचना, अब ये मत बोलना कि सर ऐसा हो सकता है कि दोनों ऑप्शन, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। ओके, इंक्रीज इन द डिमांड, डिमांड का इंक्रीज, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इंक्रीज इन द डिमांड मींस 2 शब्द होता है बेटा, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और एक होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। एक होता है इंक्रीज इन डिमांड और एक होता है इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। क्या फर्क है इंक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर? तो देखिए लॉजिकल समझाता हूं। जब कभी भी खाली प्राइस की वजह से, ओनली प्राइस की वजह से, जब आपके प्रोडक्ट का ओनली प्राइस की वजह से आपकी डिमांड अप या डाउन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। मतलब जब प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं। लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड चेंज होती है, जस्ट लाइक टेस्ट, रिलेटेड गुड्स या कुछ भी इन प्रोडक्ट की वजह से चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया लॉ ऑफ डिमांड, जो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है बेटा। तो चेंज इन इंक्रीज इन डिमांड मींस इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, तो मैंने अभी लिखा है। इंक्रीज इन डिमांड मींस, मतलब क्वेश्चन यहीं से था, इंक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है। डिमांड का मतलब क्या हो गया, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कभी भी नहीं साहब, चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी का मतलब तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड होता है। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है, ठीक है। लेकिन चेंज इन फैशन, चेंज इन फैशन का मतलब क्या हो गया बेटा, अदर फैक्टर है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फैशन। इसके अंदर फैशन में बदल गए, उसकी वजह से डिमांड बदल गई। मतलब आपका प्रोडक्ट पहले भी 100 रुपए का शर्ट बेचते थे और अभी भी 100 रुपए में बेचते हो, पर अभी 100 रुपए में बेचते हो, लेकिन अभी वो चीज मार्केट में पॉपुलर हो गई। पॉपुलर हो गई तो कस्टमर क्या आएंगे ज्यादा, उसको क्या बोलोगे, इंक्रीज इन डिमांड। तो अदर फैक्टर्स के अंदर जो भी आता है उसको क्या बोलते हो, इंक्रीज इन डिमांड बोलते हो। इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया इसका सही आंसर। अगला, रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। ये क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमांड से, अभी मैंने आपको बोला कि लॉ ऑफ डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, बीइंग अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अदर थिंग सेम रहने के बाद देयर हैज बीन इनवर्स रिलेशनशिप, और इनवर्स का मतलब क्या होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप। देयर हैज बीन अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड। जब हम किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करेंगे बेटा, बढ़ाएंगे, उसकी वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा, बी। क्या हो गया इसका सही आंसर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स, 3 तरह के गुड्स होते हैं बेटा। इसके ऊपर पूरा वीडियो है, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाके वीडियो जरूर देखना। गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स एग्जाम के अंदर मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन का भी पार्ट है। गिवन गुड्स क्या होता है, ऐसे गुड्स जो आदमी क्या करता है, अपनी मजबूरी में कंज्यूम करता है। अब मुझे बताइए, आदमी अपनी मजबूरी में कंज्यूम कर रहा है, मतलब वो आदमी का कैसा होगा, वो बहुत ही गरीब होगा आदमी। अब वो गरीब है और वो जैसे पैक फूड है, 30 रुपए की प्लेट का खाना खा रहा है, उसको पता है खाने से पहले कि इंजरीज टू हेल्थ है, मेरे लिए खराब है, फिर भी मैं इसको कंज्यूम कर रहा हूं। क्यों कंज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैं इससे बेटर क्वालिटी का खाना बेटा अफोर्ड नहीं कर सकता किसी भी केस में। इसकी वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है, ये खाना खाना पड़ रहा है। तो देखिए, जब आगे आदमी की इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, गिवन गुड्स वो खाना बंद कर देगा। मतलब जब इनकम बढ़ेगी तो वो खाने का क्या करेगा, उसको छोड़ देगा। जब प्राइस बढ़ेगी सेम गुड्स की, जब उसकी हम प्राइस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आदमी क्या करेगा, उस गुड्स को कंज्यूम करना। जब उसी गुड्स की प्राइस बढ़ती है तब उस गुड्स को क्या करते हैं, कंज्यूम करना ज्यादा कर देते हैं। बात अजीब सी लगी, एकदम सही बात है बेटा, ज्यादा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि महंगा अच्छा खाना पहले भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। अब हम थोड़ा बहुत भी जो अच्छा खाना खाते थे अब अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हम खराब खाना खा रहे थे मजबूरी में। एग्जाम्पल जैसे इसको डिटेल के अंदर उसको समझाया गया है मेरे वीडियो के अंदर। इसमें यह है बेटा, जब हम कोई भी खराब खाना खाते हैं, तो जैसे मान लीजिए सुबह आप 30 रुपए का खराब खाना खाते हो, आपको पता है वो खराब है, और शाम को आप एक अच्छा सा खाना खा लेते हो। सुबह आप खराब खाते हो और शाम को अच्छा खाते हो। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर खराब खाना और महंगा हो जाएगा तो आप भूखे तो रह नहीं सकते, क्योंकि मिनिमम कैलोरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है ही है। तो वही होता है क्या, गिवन गुड्स होता है। अब खराब खाना और महंगा हो गया तो आप क्या करोगे, सुबह और शाम दोनों टाइम क्या करोगे, खराब खाना ही आपको खाना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है बेटा, इसकी पॉजिटिव होती है। वैसे ये जो ऑप्शन है इसके अंदर ए और बी एक दोनों ऑप्शन होना चाहिए था, क्योंकि उसकी जो इनकम इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है। इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव कैसे होती है, जब आदमी की इनकम बढ़ती है
तो उस गुड्स को क्या कर देता है, वो छोड़ देता है। तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, ए और बी दोनों है, ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, लेकिन आंसर क्या है सही इसका, ए एंड बी बोथ होगा, ए एंड बी बोथ। Next question number 16. In the case of complementary goods, demand curve of goods Y. In the case of change in the price of goods X. ये क्वेश्चन हमारा सिंपल सा कहाँ से लिया गया है, मूवमेंट एंड शिफ्ट में से लिया गया है। क्या होता है मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व? जैसे कि जब प्राइस की वजह से डिमांड अप या डाउन होती है, चेंजेस होती है ओन कमोडिटी की वजह से, मतलब इसमें बेटा क्या, अगर ओन प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रही है, जो हमारी ओन प्राइस है उसकी वजह से अगर चेंज होती है, उसको हम क्या बोलते हो, मूवमेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, तो मूवमेंट बोलते हो। जबकि अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज हो रही है, जब अदर फैक्टर्स की वजह से जब भी चेंज होगी, उसको आप क्या बोलोगे बेटा, शिफ्ट बोलोगे। अदर फैक्टर्स में क्या क्या आता है, रिलेटेड गुड्स भी आता है, चेंज इन फैशन भी आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है। इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, रिलेटेड गुड्स वाला पार्ट, जैसे ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड महंगी होगी तो लोग क्या करेंगे, बटर भी खाना, ब्रेड खाना बंद कर देंगे। अब ब्रेड कम खाएंगे तो बटर भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिमांड कर्व ऑफ गुड्स वाई, गुड्स वाई का डिमांड कर्व पूछा है, जबकि बोला गया है कि प्राइस ऑफ एक्स चेंज हो गई। तो देखो एक्स की जो प्राइस चेंज हुई है, तो एक्स के कर्व में तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। एक्स के कर्व में तो क्या होगा, मूवमेंट होगा। लेकिन जो वाई का कर्व है उसमें क्या हो जाएगा बेटा, शिफ्ट हो जाएगा, कि उसकी प्राइस को तो हमने चेंज ही नहीं किया है। तो वहां पे तो क्या है, वहां पे तो क्या आ गया, वहां पे आ गया आपका शिफ्ट आ गया। क्योंकि वहां पे शिफ्ट क्यों आया, लॉजिकल समझ गया ना आप, शिफ्ट क्यों आया वहां पे सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उसकी प्राइस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब किसी भी प्रोडक्ट की अगर खुद की प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है, और फिर भी उसकी डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, या इंक्रीज या शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व बोलते हैं। दोनों ही बातें सही है, इंक्रीज इन डिमांड भी बोल सकते हो और शिफ्ट इन डिमांड कर्व भी बोल सकते हो। तो शिफ्ट का इस केस में क्या होगा, इस केस में बेटा शिफ्ट होगा इसका आंसर। अगला, इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, देखिए ऊपर वाले में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, नीचे वाले में सब्स्टिट्यूट गुड्स था। इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड कर्व ऑफ गुड वाई इन द केस ऑफ इंक्रीज इन द गुड एक्स। जब हम एक्स की प्राइस के अंदर चेंज कर रहे हैं, और क्या चेंज कर रहे हैं बेटा, देखो अब इसको थोड़ा डिटेल में लिया गया इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, बढ़ा दिए मैंने एक्स की प्राइस को। और गुड्स कैसे है बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जस्ट लाइक ए टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी क्या होता है बेटा, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। अब मुझे एक आप बात बताइए, अगर मैं चाय की प्राइस को बढ़ा दूंगा, मैं क्या करूंगा, चाय की प्राइस को इंक्रीज कर देता हूं। अगर चाय की प्राइस को मैं बढ़ा देता हूं, तो चाय की प्राइस को जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा, लोग क्या करेंगे, चाय पीना बेटा कम कर देंगे। ठीक है, चाय की क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ये बात तो एकदम समझ में आती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं चाय की प्राइस को बढ़ाने से चाय की क्वांटिटी डिमांड तो क्या होगी, कम होगी। लेकिन वो लोग क्या करें, कुछ तो पियेंगे ही पियेंगे। अब कॉफी की प्राइस तो क्या है, अभी भी इंटैक्ट है, सेम है, पुरानी वाली जो कांस्टेंट है वो तो, लेकिन उसकी वजह से चाय जो पी रहे थे लोग पुराने, वो कहाँ हो जाएंगे बेटा, शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वो कॉफी पे शिफ्ट हो जाएंगे। और लोग क्या करेंगे, कॉफी पीना ज्यादा चालू कर देंगे, कॉफी पीना क्या कर देंगे, ज्यादा चालू कर देंगे। तो इसकी डिमांड क्या होगी बेटा, इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती है तो हमारा कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है। शिफ्ट तक तो समझ में आ गया। और जब बढ़ती है तो कर्व क्या होता है, राइट साइड शिफ्ट होता है। और जब घटती है तो क्या होता है, लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। समझ में आ गई आपको चीज या नहीं आई? अगला क्वेश्चन, नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ लग्जरी गुड्स द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी। देखिए लग्जरी गुड्स कैसे है बेटा, जैसे आप समझ लीजिए आप बाजार के अंदर गए और कार खरीदने गए। कार आपकी नेसेसिटी नहीं है बिल्कुल भी, और आप कार खरीदने गए। आप कार खरीदने गए और कार क्या हो रही है, महंगी हो गई। कार क्या हो गई, महंगी हो गई। तो आप क्या करोगे, अभी कभी कार खरीदने तो जरूरी नहीं है, तो आप क्या करोगे, उसका यूज क्या कर दोगे बेटा, पोस्टपोन कर दोगे। पोस्टपोन कर दोगे मतलब यार कार महंगी अभी नहीं लेते हैं, कार पे दिवाली के टाइम डिस्काउंट आएगा तब लेंगे, ऑफर आएगा तब लेंगे। जैसे आप जूते खरीदने जाते हो बेटा, अब जूते क्या है, नेसेसिटी तो नहीं है ना। देखो एक तो क्या है कि पैर में पहनने के जूते नहीं है, तो हो गए नेसेसिटी। अब महंगे जूते हैं, 5,000 के जूते खरीदने जा रहे हो। अब जूते खरीदने गए, उसने बोला यार अभी तो जूते महंगे हैं, लेकिन 10 दिन बाद सेल आ रही है। सेल आ रही है मतलब क्या, लग्जरी गुड्स है, उसका यूज क्या कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो। तो ऐसे चीजों की डिमांड क्या होती है, इलास्टिक होती है। मतलब जब प्राइस घटेगी तब हम खरीद लेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, तो उस केस में डिमांड क्या हो गई, इलास्टिक हो गई। क्वेश्चन नंबर 19, इन द केस ऑफ लग्जरी गुड्स प्राइस, ये क्वेश्चन शायद रिपीट है तो इसको मैं डिलीट ही मार देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द यूज कैन बी पोस्टपोन, सेम क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज की गई है। अगर किसी भी प्रोडक्ट का यूज पोस्टपोन किया जा सकता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उस प्रोडक्ट की डिमांड कैसी होती है बेटा, उस प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। बहुत ही लॉजिकल है ना। आज अगर गुड्स को नहीं करोगे तो क्या होगा, बाद में ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं आज का आज लेना, तो उसका क्या हो गया, डिमांड क्या हो गई, उसकी इलास्टिक हो गई। मूव कर लिया हमने इसकी डिमांड को, बाद में कर लिया उसकी डिमांड। इन द केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स क्या है, पेरिसेबल गुड्स बेसिकली ना सप्लाई के पर्सपेक्टिव से ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अभी आपके सप्लाई कोड्स में नहीं है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई यूज नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने सप्लाई के हिसाब से डाल दिया था, डिमांड एंड सप्लाई के क्वेश्चन साथ में थे, तो सप्लाई के पर्सपेक्टिव से आंसर बता देता हूं मैं। इन द केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स,
पेरिसेबल क्या है? गुड्स, मतलब गुड्स खराब है। खराब है मतलब क्या? अभी अगर गुड्स को नहीं बेचोगे, ये दुकानदार की मजबूरी होती है, अभी अगर गुड्स को नहीं बेचोगे तो गुड्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो अभी हम कम प्राइस मिल रही है तो उसको क्या हो? बेच दो। तो प्राइस कम भी होती है तो अभी क्या होती है? डिमांड को चेंज नहीं होती। तो पेरिसेबल गुड्स में डिमांड अपनी क्या होती है? इनलास्टिक हो जाती है। लेकिन ये भी कोट्स में नहीं है, डिमांड पार्ट में ही है, कोट्स हमारे तो मतलब नहीं है। इन द केस ऑफ डिमांड इज द परफेक्टली इलास्टिक, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का कोफिशिएंट क्या होता है? तो देखो मैं आपको सबके ही बता देता हूं। जब जीरो आएगा, जीरो का मतलब तो क्या है? कोई चेंज ही नहीं है। तो ये तो किस में आएगा बेटा? इन इलास्टिक में आएगा। ये किस में आता है बेटा? इन इलास्टिक में आता है। जब आपकी डिमांड क्या हो? इन इलास्टिक हो तो आपका कोफिशिएंट क्या बनता है? जीरो बनता है। इन्फिनिटी क्या बनता है? जब परफेक्टली इलास्टिक हो। जब क्या हो? परफेक्टली इलास्टिक हो तो क्या बन जाता है? इन्फिनिटी बन जाता है। तो परफेक्टली इलास्टिक के केस में बनता है। ठीक है, अगला ED1 का बनता है। ED1 का मतलब क्या? जितना आपका चेंज किया गया डिमांड के अंदर उतना ही इसके अंदर हो गया, मतलब यूनिटरी इलास्टिसिटी आपकी। क्या है? यूनिटरी इलास्टिसिटी आपकी। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? 1। अगला है आपका ED मोर देन 1 है। मोर देन 1 मतलब क्या हो गया? आपने प्राइस के अंदर 10% बढ़ाया, मगर आपकी क्वांटिटी डिमांड कितनी बढ़ गई बेटा? 20% इंक्रीज हो जाती है, या 10 से कितनी भी ज्यादा हो जाती है, तब ED क्या आएगा? मोर देन 1 आएगा। ED का फॉर्मूला क्या है? ED का फॉर्मूला होता है बेटा चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और एक और फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनल मेथड जिसको बोलते हैं, उसमें सिंपल सा लगा देते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस में चेंज करने की वजह से क्वांटिटी में कितना इंपैक्ट आया वो कौन शो करता है? ED शो करता है। अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं आया मतलब इनइलास्टिक है, थोड़ा सा भी कुछ भी चेंज नहीं किया फिर भी इलास्टिक आ गया, वो मतलब क्या? इन्फिनिटी है। और जब आप जितना चेंज करते हैं 10% के बदले में 10% ही आता है, वो क्या होता है? यूनिटरी होता है। अब प्राइस आपने 10% चेंज की और ED आपकी 15, 16, 17 कुछ भी चेंज हो जाती है, मतलब ज़्यादा चेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हो? रिलेटिवली इलास्टिक। क्या बोलते हो? रिलेटिवली इलास्टिक। तो एग्जाम के अंदर कुछ ही पूछ सकते हैं लोग। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं जैसे रिलेटिव इलास्टिक कौन सा है, ये पूछते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। द वर्ड इकोनॉमिक्स हैज बिन डिराइव्ड फ्रॉम, तो जो इकोनॉमिक्स है बेटा वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बना ऑइकास, एक बना नॉमिक्स। एक बना, एक क्या वर्ड है बेटा? ऑइकास, एक बना नैमिक्स, नैमेनिक्स। ऑइकास और नैमिक्स एक्चुअली जो वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली वर्ड जो है हाउस होल्ड मैनेजमेंट से मिलकर बना है, जिसका मतलब इकोनॉमिक्स एक वर्ड है, इसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, इज अ सिचुएशन व्हेन यू हैव इज लेस देन व्हाट यू वांट। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है। ये क्या बोला गया? ऐसी कौन सिचुएशन होती है इकोनॉमिक्स के अंदर कि जितना आपको चाहिए वो क्या है? उससे कम है। कौन सी चीज कम है? रिसोर्सेज। कौन सी चीज कम है? रिसोर्सेज। क्योंकि वांट तो हमेशा ही क्या होती है? आपकी अनलिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो रिसोर्सेज की कमी को क्या बोलता है? स्कैरसिटी। क्या बोलता है बेटा? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी इज अ सिचुएशन वेयर, स्कैरसिटी वो सिचुएशन होती है जब आपको जो चाहिए उससे कम होता है। मान लीजिए आपको आपके बर्थडे और आपके घर वालों ने आपको 2000 रुपये दिए। अब आपके पास बर्थडे के लिए आपको ड्रेस भी खरीदने हैं, कपड़े भी खरीदने हैं, जूते भी खरीदने हैं, लेकिन आप सब कपड़े और ड्रेस तो एक ही बात होगी, जूते भी खरीदना है, फोन भी खरीदना है, सब कुछ तो नहीं खरीद पाओगे क्योंकि आपको रुपए क्या मिला बेटा? लिमिटेड मिले। तो लिमिटेड रुपए हैं और वांट्स क्या है बेटा? अनलिमिटेड है। तो जो वांट्स अनलिमिटेड है उसके बदले में जो रिसोर्सेज है वो क्या? कम है। और रिसोर्सेज की कमी को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलता है? स्कैरसिटी बोलते हैं। समझ में आ गई? व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज? ये तो थोड़ा मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन मैंने जानबूझ के दिया इस क्वेश्चन को ताकि आपको पता चल जाए। ये और पूछते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो रिसोर्सेज की दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली चीज तो बेटे रिसोर्सेज की क्या होनी चाहिए? कमी होनी चाहिए। पहली बात तो स्कैरसिटी होनी चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है रिसोर्सेज का क्या होना चाहिए? ऑल्टरनेट यूज होना चाहिए। अब घर वाला ने आपको 2000 रुपये दिए और बोल दिया इस 2000 के अंदर जा और जाके जूते लेके आ जा। अब क्या हो गया? रिसोर्सेज का कोई ऑल्टरनेटिव यूज है। अब आपकी जो सारी वांट्स है वो क्या है? असाइड है, यूजलेस है आपके लिए वांट्स। मेन आपका क्या हो गया बेटा काम? आपको जाके जूते खरीदना है। तो वो रिसोर्सेज की कोई मतलब ही नहीं है, इकोनॉमिक्स में उसका यूज नहीं है। रिसोर्सेज का यूज कब है? पहली बात कि रिसोर्सेज क्या होना चाहिए? स्कैरसिटी होनी चाहिए, रिसोर्सेज की कमी होनी चाहिए। और दूसरा, उन रिसोर्सेज का मल्टीपल यूज होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव यूज होना ही चाहिए। अगर रिसोर्सेज का हमारा ऑल्टरनेटिव यूज नहीं है तो रिसोर्सेज कुछ काम के नहीं है हमारे, मतलब इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से वो काम के नहीं। अगला वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो, ये एंड गलत लिखा हुआ है। वर्ड माइक्रो एंड मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं बेटा, जो वर्ड माइक्रो है ये ऑब्जेक्टिव का लाइक क्वेश्चन है। वर्ड जो माइक्रो है वो MIKRO से डिराइव हुआ है और ये वर्ड हमारी ग्रीक लैंग्वेज का है जहां से वर्ड डिराइव हुआ है। और जो वर्ड मैक्रो है वो डिराइव हुआ है MAKROS से, मैक्रोस से। उसमें ये भी ग्रीक वर्ड है एक। माइक्रो जो MIKROS है उसका मतलब होता है बेटा स्मॉल, और जो मैक्रोज है उसका मतलब होता है बेटा लार्ज या बड़ा। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो एक इंडिविजुअल को इंपैक्ट करती है, जबकि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जब आपको 12th में आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स किसको इंपैक्ट करती है? हमेशा एग्रीगेट इंडिविजुअल को करती है, बहुत सारे ज़्यादा लोगों को करती है।
क्वेश्चन नंबर 27, अभी हम लोग एंडिंग मोड पे ही हैं, 1-2 क्वेश्चन बाकी है। कोविड-19 हाईली इंपैक्टेड इंडियन इकोनॉमी। हाईली इंपैक्टेड क्या हुआ? इंडियन इकोनॉमी को इंपैक्ट कर दिया गया है। एंड जीडीपी बिकम्स नेगेटिव ग्रोथ, और जीडीपी हमारी क्या आगे नेगेटिव ग्रोथ। ये एक स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, ये पूछा है बेटा पॉजिटिव है, नॉर्मेटिव है या दोनों है। तो आप मेरी बात सुनिए बेटा, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है वो किसके ऊपर होता है बेटा? फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट सब सच होते हैं, झूठ भी हो सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि राहुल के 10th में 80% है, ये स्टेटमेंट एक फैक्ट है, 80% है। अब ये स्टेटमेंट अगर जब मार्कशीट देखूंगा तो मे भी ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट के अंदर 80% से ज़्यादा भी हो सकता है और 80% से कम भी हो सकता है, बट ये स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा? जो ओपिनियन बताती है। जैसे मैं बोलता हूँ राहुल के बारे में बात करता हूँ कि राहुल अगर थोड़ी अच्छी मेहनत करता तो वो 90% स्कोर कर सकता था। ये बात नहीं तो झूठ है और नहीं बात ये सच है। क्यों नहीं है झूठ या सच? क्योंकि यहाँ पर हम ओपिनियन दे रहे हैं, एक सिर्फ तो सिर्फ राय दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट्स एंड फिगर के बेसिस पे होती है, जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ओपिनियन सजेशन के बेस पे होती है। या मैं बोलूँ जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है हमारी, वो सब क्या है? हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। जैसे पानी की कमी है तो वो क्या? हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब पानी की कमी को लिए आता है कि पानी कम ढोलो, कम गिराया करो पानी, वो क्या हो गया? हमारा सजेशन हो गया। तो वो क्या हो गया? हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो गया। तो सोल्यूशन जो भी है वो हमारे सब नॉर्मेटिव का पार्ट है। और अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। कोविड-19 हाईली इंपैक्टेड इंडियन इकोनॉमी एंड जीडीपी ग्रोथ बिकम्स नेगेटिव, और जीडीपी ग्रोथ हमारी क्या हो गई बेटा? नेगेटिव हो गई। ये स्टेटमेंट एकदम सच है। ये स्टेटमेंट क्या सच है? और ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? पॉजिटिव फैक्ट हो गया। कैसा हो गया बेटा? ये पॉजिटिव फैक्ट हो गया। समझ में आ गई चीज? तो ये स्टेटमेंट कैसा जाएगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंज्यूमर इज अ सर्वग्रीन। कंज्यूमर इज सर्वग्रीन मतलब सर्वग्रीन का मतलब होता है प्रायोरिटी, कस्टमर इज फर्स्ट। किस इकोनॉमी में होता है? प्राइवेट इकोनॉमी, पब्लिक इकोनॉमी, मिक्स एंड बोथ, ए एंड सी बोथ। तो देखिए प्राइवेट इकोनॉमी तो एकदम सही बात है। प्राइवेट इकोनॉमी हमेशा कस्टमर ही फर्स्ट होता है। आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाएगा। हाँ, पैसे लिए जाते हैं आपसे, लेकिन आपकी सर्विस कैसी दी जाती है बेटा? बेस्ट दी जाती है। जबकि पब्लिक इकोनॉमी, पब्लिक जैसे आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, अभी लाइन में 10 लोग लगे हुए हैं तो लाइन से ही देखेंगे, कस्टमर इज फर्स्ट। ऐसा नहीं कि आप इमरजेंसी पहले दिखा सकते हो ज़्यादा पैसा देके, जबकि प्राइवेट इकोनॉमी में ऑप्शन है। आप ट्यूशन जाते हो, आप ज़्यादा पैसा दे दो, होम ट्यूटर बुला दो या कुछ भी कर लो। लेकिन अगर मैं स्कूल की बात करूँ या किसी गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ या कुछ भी ऐसी जगह पे जो पब्लिकली कंट्रोल है, वहाँ पे क्या होता है बेटा? ऐसा नहीं है कि आपको प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे, सबको क्या चलेगा? इक्वल सेंस चलेगा। मिक्स इकोनॉमी किसको बोलते हैं? ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों का कॉम्बिनेशन, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स इकोनॉमी। ऐसा नहीं, तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर कस्टमर फर्स्ट होता है? तो अधिकतर बच्चे ही बोल रहे हैं सर प्राइवेट इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहाँ कस्टमर फर्स्ट होता है। नहीं, ये आंसर सही है, पर ये आंसर पूरा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन दे दिया इन्होंने, ए एंड सी बोथ। ए एंड सी मतलब जब मिक्स इकोनॉमी होती है तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर को प्रायोरिटी देते हैं। जैसे इंडिया इज ए कंप्लीटली मिक्स इकोनॉमी इंडिया की। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर हम सिर्फ तो सिर्फ पब्लिक के ऊपर ही फोकस करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कस्टमर हमारा फर्स्ट है, हम काफी बार कस्टमर को बहुत सपोर्ट करते हैं, और सिचुएशन ऐसी आती है जब हम कस्टमर क्या चला जाता है? प्रायोरिटी चला जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? ए एंड सी। कंज्यूमर इज अ सर्वग्रीन इन द विच इकोनॉमी। तो प्राइवेट के अंदर भी और मिक्स भी है। हाँ, अब एग्जाम के अंदर सिर्फ प्राइवेट लिखा हुआ है तो प्राइवेट टिक करोगे, सिर्फ मिक्स लिखा हुआ है तो मिक्स टिक करोगे, लेकिन पब्लिक कभी भी नहीं होती है। इसी क्वेश्चन के साथ मैं छोटी सी चीज आपसे पूछ लेता हूँ, कौन सी कंट्री प्राइवेट इकोनॉमी को फॉलो करती है? तो इसका सही आंसर बेटा यूके, यूएसए। कौन सी कंट्री जो है वो पब्लिक इकोनॉमी को फॉलो करती है? तो इसका आंसर बेटा चाइना। और कौन सी कंट्री हमारी मिक्स इकोनॉमी को ज़्यादा फॉलो करती है? तो हमारा देश महान इंडिया। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री जो मिक्स इकोनॉमी को फॉलो करती है और डेमोक्रेसी को भी फॉलो करती है। अगला, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग अंडर विच इकोनॉमी। ऐसी कौन सी इकोनॉमी है बेटा जो जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं लेता? यहाँ जानबूझ के मैंने ऑप्शंस को थोड़ा टेक्निकल बनाए हैं। मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रल इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है प्राइवेट इकोनॉमी जो मार्केट फोर्सेस से, डिमांड एंड सप्लाई से चलती है। सेंट्रल इकोनॉमी का मतलब होता है गवर्नमेंट इकोनॉमी, और मिक्स इकोनॉमी का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ऐसी कौन सी इकोनॉमी इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करता? गवर्नमेंट किसमें इंटरफेयर नहीं करता बेटा? प्राइवेट इकोनॉमी जो होती है हमारी, उसके अंदर गवर्नमेंट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट किसमें इंटरफेयर कर सकता है? गवर्नमेंट सेंट्रल इकोनॉमी है उसमें तो करता ही करता है, और साथ साथ जो मिक्स इकोनॉमी है उसके अंदर भी करता है। मिक्स इकोनॉमी में कैसे करता है? मिक्स इकोनॉमी में करता है, जैसा भी समझ लो इंडिया है, इंडिया के अंदर कैसी है? मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी है तो ऐसे तो अभी जैसे गेहूं मिलता है हमको 20 रुपये किलो, 22 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस मिल जाता है। बट अभी जैसे कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया कि हर घर के बाहर जा जाके आप फूड पैकेट्स हम बांटेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो किसके लिए होगा? वो गरीबों के लिए होगा। तो जो मिक्स इकोनॉमी होता है उसकी सबसे अच्छी, मतलब जो उसकी सबसे अच्छी ब्यूटी होती है वो क्या होती है? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या होती है बेटा? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राशन जिसको हम बोलते हैं हमारी बोलचाल की भाषा में,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या होता है, हमारा राशन जो दुकान है उसको बोलते हैं। इन द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बजट लाइन शुड बी, बजट लाइन क्या होती है? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आईसी में से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट है, वहां से पूछा गया है। इन द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बजट लाइन शुड बी, बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन हमेशा टेंजेंट टू आईसी होती है, टच करके निकलती है आईसी को, नहीं तो वो अबव होती है, नहीं बिलो होती है, नहीं उससे इक्वल होती है। हमेशा क्या होती है बेटा? टेंजेंट टू आईसी होती है। एग्जाम में पूछ सकते हैं बजट लाइन शुड बी टेंजेंट टू आईसी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की हमारी बेसिक कंडीशन है। तो दीज आर द पार्ट वेयर वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं, और हमने दे भी रखे हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9001156385, ये मेरा नंबर है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। हम आगे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा स्टैट्स के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। ओके, थैंक यू।